नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे और सुरक्षित भी होंगे। प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। प्रिय बच्चों, किसी भी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए ज़रूरी होता है कि हम बेहतर तरीके से उसके क्षेत्रकों को समझ पाएं। क्षेत्रकों का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की सेवाएं अथवा किस प्रकार के कार्य करने वाले लोग अपनी कितनी भूमिका निभा रहे हैं। प्रिय बच्चों, किसी भी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रकों का बहुत महत्व होता है, या यूं कहिए कि अर्थव्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि किस क्षेत्र से अधिकतम लाभ जो है अर्थव्यवस्था को प्राप्त हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, आइए अध्ययन करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों का। तो प्रिय बच्चों, अगर आप अपने आसपास के लोगों को देखोगे तो आप उन्हें विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे। इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती हैं। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती रहती हैं। हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं? इन्हें हम समझने के लिए कुछ तरीकों को अपनाते हैं, कुछ मापदंडों को आधार बनाते हैं। आखिर कौन से मापदंड हैं जिनके आधार पर विभिन्न समूहों में इन क्षेत्रकों को वर्गीकृत किया जाता है? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि उद्देश्य के आधार पर किस तरीके से इन क्षेत्रकों को वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं, जैसे कपास की खेती। यह एक मौसमी फसल है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः न कि पूर्णतः प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर करते हैं। अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। अतः इसका उत्पाद दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद हैं। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहा जाता है। प्राथमिक क्यों? क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। चूंकि हम अधिकांशतः प्राकृतिक उत्पाद जैसे कृषि, डेयरी, मत्स्यन और वनों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं को इस क्षेत्र में शामिल करते हैं, अर्थात इस क्षेत्र में कृषि और अन्य सहायक क्षेत्रकों को शामिल किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादकों की विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम होता है। यहाँ वस्तुएं सीधी प्रकृति से उत्पादित नहीं होती, बल्कि उनको निर्मित किया जाता है। इसलिए विनिर्माण प्रक्रिया अपरिहार्य है। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते हैं और कपड़ा बुनते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी तैयार करते हैं। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं, ईंटों से घर बनाते हैं और भवनों का निर्माण करते हैं। चूंकि यह क्षेत्र क्रमशः सर्वाधिक विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जा सकता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है, जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है और उपर्युक्त दो क्षेत्रकों से भिन्न है। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को
थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों अथवा ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता भी होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार करने या फिर बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है। परिवहन, भंडारण, संचारण, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं की बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। बच्चों, सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप में वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं, जैसे हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची एवं वकील जैसी व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की भी आवश्यकता होती है। प्रिय बच्चों, आज का युग प्रौद्योगिकी का युग है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनियां आदि भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। इसीलिए इन सभी सेवाओं को भी तृतीय क्षेत्र से जोड़ दिया गया है। प्रिय बच्चों, आइए इसे और अधिक अच्छे से समझने के लिए इन तीनों क्षेत्रकों की तुलना करते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के विविध उत्पादन कार्यों से काफी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रकों में काफी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में यह देखेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्र प्रधान हो सकते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। प्रिय बच्चों, आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। यह न केवल एक बहुत बड़ा काम है, बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों या कंप्यूटरों, किलों या फर्नीचरों की संख्या का योगफल कैसे कर सकते हैं। यह अत्यंत बेतुकी बात होगी, क्योंकि सामान्यतः इन सभी का अंदाजा लगाना उतना सरल कार्य नहीं है। आप बिल्कुल सही सोचते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं का वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे यदि 10,000 किलोग्राम गेहूं 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो गेहूं का मूल्य 80,000 रुपए होगा। 10 रुपए प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 रुपए होगा। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रकों की वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद योगफल प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात और सावधानी बरतने वाली बात यह है कि उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की जरूरत नहीं है। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना का ही औचित्य होता है। जैसे कि एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है। मिल में गेहूं की पिसाई होती है और बिस्किट कंपनी को आटा 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। बिस्किट कंपनी आटा के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीजों का उपयोग करती है और बिस्किट से 4 पैकेट 60 रुपए में 15 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बेचती है। अतः बिस्कुट एक अंतिम उत्पाद है, अर्थात वह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक सीधे पहुंचती है, अंततः उसे हम अंतिम उत्पाद कहते हैं। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है?
आइए इस बात को दिए गए उदाहरण से समझते हैं। दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तु के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। आइए जानते हैं कि मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। बिस्कुट उपरोक्त उदाहरण में एक अंतिम वस्तु है जिसका मूल्य 60 रुपए में पहले से ही आटा का मूल्य शामिल है। इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होगा। अतः गेहूं और आटा के मूल्य की अलग-अलग गणना उचित नहीं है, क्योंकि तब हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार कर चुके होंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब हम अंतिम उत्पाद की गणना करते हैं तो उसमें हम केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य को ही शामिल करते हैं, पहले गेहूं के रूप में, फिर आटा के रूप में और अंततः अंतिम उत्पाद बिस्किट के रूप में मूल्य की कई बार गणना करना अर्थव्यवस्था में भ्रम उत्पन्न कर देता है। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक की कुल उत्पाद की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। प्रिय बच्चों, ये बात बहुत अच्छे से समझने वाली है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है। तो इसका उत्तर देखिए, तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाएगा। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है। प्रिय बच्चों, भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापना एक कठिन कार्य है। केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा यह कार्य संपन्न किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रकों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है और तब जीडीपी का अनुमान लगाता है। जीडीपी मायने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला क्षेत्रक होता है। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती है और कृषि क्षेत्र अधिक समृद्ध होता है, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगता है। प्यारे बच्चों, अब अनेक लोग दूसरे कार्य करते हैं, जैसे कुछ शिल्पी भी होते हैं, कुछ व्यापारी भी होते हैं। और समझने वाली बात यह है कि ये सभी प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ने लग जाती हैं। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य आदि से जुड़े होते हैं। फिर भी इस अवस्था में अधिकांशतः उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद जो प्राथमिक क्षेत्र में आती थी और अधिकांश लोग इसी क्षेत्र में रोजगार करते थे। लंबे समय के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन में आने से, या यूं कहिए कि औद्योगिकरण के आने से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेती में काम करते थे, उनमें से बहुत अधिक अब कारखानों में काम करने लगे हैं। प्रिय बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके दादा दादी, नाना नानी गांव में रहते हैं और आप शहर में किस वजह से रहते हैं? क्योंकि आपके माता पिता कहीं ना कहीं जो उनका पुश्तैनी काम था, यानी कृषि करना या पशु पालना, उसे छोड़कर
एक नए कार्य में विलुप्त हो गए हैं। जैसे या वो कारखानों में काम करते हैं, या वो कहीं सरकारी नौकरी करते हैं, या फिर वो किसी कंपनी में कार्य करते हैं। यहाँ आप ये देख सकते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र था वो धीरे धीरे तृतीय क्षेत्र में तब्दील हो रहा है। उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया या वो अपनी मर्जी से उस कार्य में लगे, लेकिन कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगता है। इसका अर्थ यह है कि क्षेत्रकों का महत्व परिवर्तित हो रहा है। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ है। प्यारे बच्चों, आइए अब पढ़ते हैं उत्पादन में तृतीय क्षेत्र के बढ़ते हुए रुझान को। अर्थात उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का महत्व क्यों बढ़ रहा है, इस विषय में जानते हैं। वर्ष 1973, 1974 और 2013-14 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। परिणामतः वर्ष 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादन क्षेत्र के रूप में उभरा है। भारत में तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? इसके कई कारण हैं। पहला, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, डाक एवं तार विभाग, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा मंत्रालय, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनियां इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना लोग अधिक करेंगे, इन सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। सामान्य सी बात है, अगर एक किसान के पास पहले मान लीजिए 100 क्विंटल गन्ना होता था, तो उसे जितनी परिवहन की सेवाएं लेनी पड़ती थी, उनकी मांग तब बढ़ जाएगी जब वो और अधिक गन्ने का उत्पादन करना शुरू कर देगा। तृतीय क्षेत्र जैसे जैसे आय की ओर अग्रसर होता है, कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र इत्यादि की मांग करना शुरू कर देते हैं। प्रिय बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में होने वाले विकास का सीधा संबंध तृतीय क्षेत्र के विकास से होता है। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में इस परिवर्तन को देख सकते हैं। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह से लोगों को नियोजित करता है। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिनमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है, और दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मुरम्मत कार्यों या परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। अधिकांशतः भारत में लोग कहाँ नियोजित हैं? भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, लेकिन फिर भी प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्र स्थानांतरित नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ। यद्यपि इस अवधि में वस्तुओं में औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना की वृद्धि हुई है। तृतीय क्षेत्र में भी यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्र में भी उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई है, परंतु रोजगार में 5 गुना कम वृद्धि हुई है। परिणामतः देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र, मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 1/6 भाग है। इसकी तुलना में द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में बाकी हिस्सा है, परंतु ये क्षेत्र कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।
क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे लोग, श्रमिक, अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हो, तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। इसकी वजह जानते हैं आप? इसकी वजह यह है कि इस तरीके की कृषि क्षेत्र में कहीं ना कहीं अल्प बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी शामिल होती है। प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ कार्य कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। उदाहरण लेते हैं, गांव में रामलाल का परिवार रहता है और वह परिवार एक खेत पर काम करता है। उसमें रामलाल भी काम करता है, उसका बेटा भी काम करता है और कहीं न कहीं उसकी पत्नी भी उसी कार्य से जुड़ी हुई है। यदि उसका बेटा शहर जाकर नौकरी करना शुरू कर दे, तो क्या आपको लगेगा कि कहीं जो उनका उत्पादन हो रहा था उसमें कमी आएगी? बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी प्रभाव डालती है। जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे होते हैं, लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। इसी प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं, वो खुली बेरोजगारी में शामिल नहीं होते। इस तरीके की बेरोजगारी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। अगर इसे सीधे और शाब्दिक अर्थों में जानना है, तो यूं कहिए कि एक रोजगार पर कई लोग लगे हुए हैं और उनमें से यदि कुछ अपना काम करना बंद भी कर दें, तो उत्पादन पर उसका सीधे से कोई असर नहीं होता। अर्थात वो व्यक्ति रोजगार तो कर रहा था, लेकिन उतना ही उत्पादन तब होगा जब वो व्यक्ति कहीं और रोजगार प्राप्त कर लेगा। और अक्सर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके की बेरोजगारी की भरमार है। यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें, तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय से परिवार के कुल आय में वृद्धि होगी। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते हुए आपने देखा होगा, जहां वो पूरा दिन बिताते हैं, परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। वे काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। अब सवाल उत्पन्न होता है कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो सकता है। हम बहुत सारे तरीकों से अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान कर सकते हैं और उन्हें बढ़ावा दे सकते हैं जहां पर बहुत सारे लोगों को नियोजित किया जा सकता है। सब्जियों और कृषिगत उत्पादों जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर और फल इत्यादि, जिसे बाहरी बाजारों में बेचा जा सके, के लिए प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में रोजगार प्रदान करेगा। योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगार का सृजन किया जा सकता है। प्रिय बच्चों, इस पंक्ति से मैं आपको यह बात बताना चाह रही थी कि पहले जिसे हम योजना आयोग कहते थे, उसे अब हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है, तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टर, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है, तो हम प्रति वर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। कुछ सुझावों में अमल करें तो लंबा समय लगेगा जरूर, लेकिन सुधार अवश्य होंगे। अतः छोटी अवधि के लिए हमें कुछ द्रुत उपायों की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
2005 कहा जाता है। प्रिय बच्चों, दोबारा सुन लीजिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 क्या है? इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देती है। प्रिय बच्चों, आइए अब बात करते हैं संगठित और असंगठित क्षेत्र के विभाजन की। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्यस्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। यहाँ लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है। इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं क्योंकि इनकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि है। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते, बल्कि वे स्वतः काम करते हैं, परंतु वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं और नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयां होती हैं जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण के बाहर होती हैं और इनका जो निर्माण होता है वह भी निजी हाथों में होता है। इस क्षेत्र के नियम और विनियमन तो होते हैं, परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है। वे कम वेतन वाले रोजगार होते हैं और प्राय नियमित भी नहीं होते। अब बात आती है कि इस तरह के क्षेत्रों में यानी असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। आपने बहुत सारी समस्याएं देखी जो असंगठित क्षेत्र में आती हैं, जैसे कम वेतन देना, अधिक लंबे समय तक काम कराना, छुट्टियों का निर्धारण ना होना। तो इन सारी समस्याओं को दूर कैसे किया जा सकता है? इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को संरक्षण की आवश्यकता होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः भूमिहीन किसान, श्रमिक, छोटे और सीमांत किसान, फसल बटाईदारों से रचित लोग शामिल होते हैं। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय से बीज उपलब्ध नहीं होता, कृषि उपकरण इनके पास पुराने समय के हैं, साख, भंडारण और सुविधाएं जो विपणन केंद्र से संबंधित होती हैं या फिर इन्हें पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित होती हैं, उनकी बहुत अधिक आवश्यकता है। अर्थात गांव में जो असंगठित क्षेत्र है उसमें सुधार के लिए सरकार को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं इस क्षेत्र को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्रिय बच्चों, अब बात आती है स्वामित्व आधारित क्षेत्रकों की। स्वामित्व आधारित क्षेत्रकों की जब हम बात करते हैं तो दो तरह के क्षेत्रक आते हैं, एक सार्वजनिक क्षेत्र और एक निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांशतः परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर किसी खास व्यक्ति का स्वामित्व होता है और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र उन उत्पादनों और व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेवारी सरकार पर निर्भर करती है, पर इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता हो जाती है। प्रिय बच्चों, आपने अक्सर देखा है कि जब हम भारत की बात करते हैं तो छोटे किसान जब अपनी फसल उत्पादन करते हैं तो सरकार कहीं ना कहीं फसल का समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। इसकी वजह यही है कि सरकार कहीं ना कहीं इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रोत्साहित करना चाहती है। प्रिय बच्चों, तो आपने समझा कि किस तरीके से एक अर्थव्यवस्था 3 मुख्य क्षेत्रों में बटी हुई है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। आपने यह भी जाना
कि बेरोजगारी कितनी तरह की होती है। एक होती है प्रत्यक्ष बेरोजगारी, जिसका सामान्यतः अर्थ है व्यक्ति को रोजगार ना मिलना। दूसरी है प्रच्छन्न बेरोजगारी, व्यक्ति काम पर लगा भी हुआ है लेकिन वो प्रच्छन्न बेरोजगार है, यानी अगर वो कहीं उस काम से हट भी जाता है तो उस कार्य के उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अध्याय के अंतिम भाग में आपने यह भी जाना कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र क्या है। इसके अलावा स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र क्या है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र गतिविधि कहा जाता है। प्रिय बच्चों, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि किसे कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादन की विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया आती है। अगर हम बात करें खालिस्तान कच्चे माल के रूप में उपयोग करके हम चीनी तैयार करते हैं, तो बताइए बच्चों, चीनी हम किससे तैयार करते हैं? जी हाँ, गन्ने से। तृतीय क्षेत्र गतिविधियां स्वयं खालिस्तान का उत्पादन नहीं करती हैं। प्रिय बच्चों, मैंने आपको बताया था कि तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं और इसमें किस चीज का उत्पादन सीधे नहीं होता? जी हाँ, वस्तुओं का। अध्याय की शुरुआत में हमने पढ़ा था कि बिस्किट एक खालिस्तान उत्पाद है। प्रिय बच्चों, बिस्किट एक अंतिम उत्पाद है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कार्य खालिस्तान के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये कौन से मंत्रालय द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा संचालित नीति आयोग द्वारा। प्रिय बच्चों, आइए कुछ और प्रश्नों से पाठ को अधिक से समझते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रकों में अधिकांशतः परिसंपत्तियों पर किसका स्वामित्व होता है? आपको दिए गए 4 उत्तरों में से सही उत्तर चुनना है। पहला है सरकार का, दूसरा है किसी व्यक्ति या कंपनी का, तीसरा है दोनों का ही और चौथा है दोनों में से कोई भी नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा सरकार का। निजी क्षेत्र में अधिकांश संपत्ति पर स्वामित्व किसका होता है? निजी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। आपको सही उत्तर चुनना है व्यक्ति का या किसी विशेष कंपनी का, सरकार का, किसी का भी नहीं या दोनों का। हाँ प्रिय बच्चों, इसका उत्तर होगा किसी विशेष व्यक्ति अथवा किसी विशेष कंपनी का। भारत में लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं? 80%, 70%, 50% या मात्र 10%? तो इसका सही उत्तर है 80% लोग। कौन से क्षेत्रक छोटी छोटी और बिखरी इकाइयां जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं से शामिल होते हैं? संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों में अथवा दोनों क्षेत्रों में नहीं। प्रिय बच्चों, इसका सही उत्तर होगा असंगठित क्षेत्र। तो प्रिय बच्चों, उम्मीद करती हूं कि आपको इस अध्याय के माध्यम से समझ आ गया होगा कि क्षेत्रक जो हैं, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र हो, चाहे द्वितीय क्षेत्र हो और चाहे सेवा क्षेत्र हो, क्या भूमिका किसी अर्थव्यवस्था के लिए निभाते हैं। इसके साथ ही आपने ये भी जाना कि इन क्षेत्रकों की वजह से उत्पन्न हुई कुछ समस्याएं, जैसे बेरोजगारी की समस्या, आपने उसका भी अध्ययन किया और ये भी जानने का प्रयास किया कि सरकार इस तरीके की समस्याओं का निराकरण कैसे करती है। प्रिय बच्चों, इस पाठ के माध्यम से आपको यह भी अवश्य समझ में आ गया होगा कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र की क्या समस्याएं होती हैं या क्या उनके गुण होते हैं, जिनकी वजह से संगठित क्षेत्र की ओर लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। उम्मीद करूंगी कि आप सभी जब अपने किसी करियर का चुनाव कर रहे होंगे तो आप भी इन सभी विशेषताओं का ध्यान रखेंगे कि कौन सा क्षेत्र जो है किसी अर्थव्यवस्था के लिए क्या मायने रखता है। धन्यवाद।